पूरा कागज यूपीएससी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अनुगच्छतु प्रवाहम की थीम पर आप काम कर रहे होंगे और समय की धारा के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं आपके लिए नैनो टेक्नोलॉजी जो आपकी सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टॉप 35 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस 35 क्वेश्चंस में हम 3 थीम पर काम करेंगे। पहली बात, स्टैटिक कवर किया है मैंने इसमें। दूसरा, मैंने कुछ 4-5 करंट अफेयर की टॉपिक डाले हैं। और सबसे आखिरी में मैंने 10 यूपीएससी पीवाईक्यूज को ऐड किया, जिससे आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी इन पर काफी लंबे टाइम से क्वेश्चन पूछ रहा है इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज पर। तो उससे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये समझ में आएगा आपको ये वीडियो देखने के बाद। साथ में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले जाकर आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको एमपीएसआई मेंस की टेस्ट सीरीज से लेकर हर चीज मिल रही है। और आप सभी को पता होगा कि 25 तारीख को, वैसे 25 नहीं हो सकता है कि हम 26 तारीख को अपना जो मेगा मॉक टेस्ट है, जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है हर एक किसी व्यक्ति के लिए जो भी एमपीएसआई मींस की तैयारी कर रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा एक टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये 26 तारीख या फिर 25 तारीख आपको मैं और इन्फॉर्म कर दूंगा। ये टाइम पर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि संडे को होना चाहिए। तो कोशिश करेंगे कि हम संडे को ही लें। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जो टेस्ट है ये दे पाएँ। तो ये आपको करना है। बाकी हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले आपको नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और नैनो साइंस क्या है, इसमें अंतर बता देता हूँ, ठीक है? ये यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है मैंने, तो मैं आपको बता देता हूँ। नैनो साइंस क्या है? जो ऐसे कण होते हैं जो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक छोटे होते हैं। उन पार्टिकल्स का अध्ययन या फिर उन कणों का अध्ययन जो होता है, वो कहलाता है नैनो साइंस। क्या कहलाता है? नैनो साइंस। लेकिन अगर मैं बोलूँ नैनो टेक्नोलॉजी, तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है? इस नैनो साइंस के जितने भी सिद्धांत हैं, उनका उपयोग करके अनुप्रयोगों के रूप में जब यूज किया जाता है, तो वो हो जाता है नैनो टेक्नोलॉजी। ये सभी के प्रकार की टेक्नोलॉजी में आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजी एक साइंस है। जब बायोलॉजी का यूज करके टेक्नोलॉजी में उसका अनुप्रयोग किया जाता है, टेक्नोलॉजी के साथ मिला के, तो वो हो जाता है बायोटेक। तो ये आपको अंतर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम पहले ही मैंने आपको बताया कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक के छोटे कणों, इसका मतलब 1 नैनोमीटर में कितना, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं या फिर नैनो जो स्केल होता है, वो कितने से कितने मीटर के बीच में होता है? तो आपको याद रखना है 1 से लेके 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर -9 मीटर। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ है। पहले क्वेश्चन में बोला है इन्होंने कि नैनो स्कूल स्केल पर सामग्रियों की भौतिक और रासायनिक गुणों में भारी बदलाव के कौन से प्राथमिक कारण है? तो यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक पत्थर लेते हो और उसको छोटा छोटे कणों में तोड़ना शुरू कर देते हो, और इतने छोटे हो जाते हैं कि वो आपको दिखना भी बंद हो जाती है। यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर बहुत सारे पत्थर के नैनो कण भी हैं जो इनके बीच में है, जो आपको दिख नहीं रहे हैं। उनके आकार में जब छोटे छोटे परिवर्तन किए जाते हैं, तो उनके आकार में परिवर्तन के बाद उनके सतह क्षेत्र और आयतन में अनुपात में नाटकीय वृद्धि देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इस कण को छोटे कणों में, 1 लाख छोटे कणों में बांटा। इस छोटे कण को, तो हर एक छोटे कण की जितनी भी कणों में बांटा है, उनकी प्रकृति दूसरे कणों से एकदम अलग होगी। यही है जो नैनो टेक्नोलॉजी का मूल सिद्धांत काम करता है, वो इसी पर काम करता है कि हर एक नैनो पार्टिकल्स की आकार के आधार पर उनकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। बस ये ध्यान रख लो, तो आप कभी भी यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब देखो, इसका आंसर सही है, सी आपको दिख रहा है। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आंसर नहीं दिखाऊं। आपको क्या करना है? आपको पहले खुद आंसर करने की कोशिश करनी है। दूसरा क्वेश्चन बताइए यहाँ पर। 1959 में एक किताब लिखी गई, देयर इज प्लेंटी ऑफ अ रूम एट बॉटम। ये फेमस लेक्चर था इनका, क्लास नहीं थी, लेक्चर थी। तो इसमें बताइए कि नैनो टेक्नोलॉजी की जो अवधारणा पेश की गई, वो किसने की इनमें से? तो इसका सही आंसर नोट्स में भी है, तो आपने दे दिया होगा। इसका सही आंसर है रिचर्ड फेनमैन। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ काम किया, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी को सबसे पहले इसकी अवधारणा पेश की, वो किसने की? फेनमैन ने। अगला क्वेश्चन जल्दी। ओके। आपको यहाँ पर मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, तो क्वेश्चन में कोशिश करें कि हम इंग्लिश में भी क्वेश्चन को एक बार देखें, जब आपको हिंदी में समझ में ना आए। क्योंकि समटाइम्स जो हिंदी की ट्रांसलेशन होती है, वो थोड़ी सी विकृत होती है, और जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। तो कोशिश करना है कि आपको
इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ना है। अब यहाँ पर हमने पूछा है टॉप डाउन और बॉटम अप, इन दोनों के बीच मूलभूत जो अंतर है वो क्या है? तो मैं आपको बता दूं, टॉपम अप सॉरी टॉप डाउन एंड बॉटम अप। टॉप डाउन जब भी बात आएगी तो हम ऊपर से नीचे जाएंगे। ऊपर से नीचे का मतलब है हम पत्थर को तोड़ रहे हैं छोटे छोटे कणों में। जबकि हम बॉटम से अप जाएंगे, जब बॉटम टू अप, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे परमाणुओं को जोड़कर या फिर छोटे छोटे कणों को जोड़कर हम क्या कर रहे हैं, एक पत्थर या फिर एक बड़ा कण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही अप्रोच की दोनों के अंतर है, इसका सही आंसर होगा सी। अब यहाँ पर देखिए हिंदी में जब आप इसको पढ़ेंगे, टॉप डाउन थोक सामग्री को, ले भाई, थोक सामग्री क्या होता है? बल्क मटेरियल, बल्क मटेरियल को इन्होंने यहाँ पर थोक सामग्री लिखा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में भी आपको पढ़ना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कार्बन आधारित नैनो टेक्नोलॉजी में 60 कार्बन परमाणुओं वाली एक गोलाकार संरचना होती है जो पंचभुज और छठभुज में व्यवस्थित होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से आपने लिख लिया होगा कहीं पर आंसर। इसका सही आंसर होता है फुलरीन। क्या होता है इसका सही आंसर? फुलरीन। फुलरीन आपने हमेशा किताबों में और जितनी भी आपकी बुक्स होती हैं या फिर साइंस एंड टेक की जो बुक्स होती हैं उनमें आपने ऊपर इसको देखा होगा। कुछ ऐसा फुटबॉल जैसा जैसी संरचना होती है। और ये किससे बनी होती है? कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन का अपर रूप। जैसे कार्बन के जो 3 अपर रूप आपको पता होंगे, पहला होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है हीरा, और उसी में तीसरा है आपका फुलरीन। तो फुलरीन C60 से मिलकर बना होता है, बहुत छोटी संरचना होती है। ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी बॉल जैसी दिखती है, नहीं। ये कार्बन जो फुलरीन होती है ये बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, इन छोटे छोटे कणों से मिलकर फुलरीन बनता है। तो ये जो फुलरीन है, ये बकी बॉल भी बोलते हैं इसको, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी किसके अंतर्गत आती है? नैनो मटेरियल के अंतर्गत आती है, कार्बन आधारित नैनो मटेरियल। तो ये संरचना हमने सिर्फ देखने के लिए, समझने के लिए इसको बना दिया है, लेकिन असल में ये हमको दिखते ही नहीं है। इसलिए इनके बारे में हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि हमने कभी इनको सामने से नहीं देखा है। अगर मैं आपको बोलूँ लोहे की छड़ कैसी होती तो आपको पता होगा, लेकिन कार्बन फ्लोरीन कैसे होता है ये आपको नहीं होगा पता, क्योंकि आपने देखा ही नहीं है। कार्बन नैनो ट्यूब आपने नहीं देखे होंगे। तो ये चीज़ें, इसलिए हमें इन पे थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमने कभी पढ़ी। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, ग्राफ़ीन को सबसे असाधारण ग्राफ़ीन को एक असाधारण नैनो मटेरियल कहते हैं, इसके बारे में कौन-सी विशेषता है? अब मैं पहले आपको ग्राफ़ीन के बारे में बता दूँ। कार्बन का एक अपर रूप है जिसका नाम है ग्रेफ़ाइट। ग्रेफ़ाइट की छोटी-सी एक परत, मतलब एक ग्रेफ़ाइट को आपने देखा होगा सेल में जो होता है, उसकी एक परत को, इतनी छोटी परत कि वो आप देख भी नहीं पा रहे हो, उस परत को ही क्या बोलते हैं, 2D परत को क्या बोलते हैं? ग्राफ़ीन कहा जाता है। भाई इतना गज़ब का ये मटेरियल है ग्राफ़ीन। ग्राफ़ीन इतना गज़ब का मटेरियल है कि ये स्टील से भी ज़्यादा, स्टील से 200 गुना मज़बूत होता है। मतलब आप क्या कर रहे हो, ग्रेफाइट की एक परत निकाल रहे हो, सिर्फ एक परत निकाल रहे हो, और उसकी मजबूती जो है वो स्टील से भी कितनी ज्यादा है? 200 गुना, मतलब 200 गुना ज्यादा मजबूत है। तो इसका सही आंसर होगा भी, यह ग्रेफाइट की एक परत होती है, पूरी तरह से पारदर्शी होती है, मतलब आप एक उसकी एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं, और एक उत्कृष्ट सुचालक होती है। मतलब जितनी भी, अगर आपको आगे क्वेश्चन आएगा कि बताइए जो ग्राफीन होती है वो सुचालक होती है या कुचालक, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम हॉल में, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ग्राफीन है वो सुचालक होती है। एक क्वेश्चन के अलावा हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित में से, अरे यार मैं आपको आंसर छिपा नहीं पाता हूँ, तो अब आपको ध्यान रखूंगा मैं इस बात को कि आंसर मैं आपको यहाँ पर छपाऊँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला है इन्होंने, कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब क्या है? ध्यान से सुनिए थोड़ा सा, है ना। कार्बन नैनो ट्यूब क्या है? आप ग्राफीन जो अभी आपने निकाला था, ग्राफीन ग्रेफाइट से निकाला, सॉरी ग्रेफाइट से निकाला, और ग्राफीन निकालने के बाद उसकी परत को मोड़ दिया आपने, उसकी परतों को मोड़कर कुछ ऐसी ट्यूब नुमा संरचना बना दी। ये ग्राफीन से ही बनी है, ठीक है। एक पाइप नुमा संरचना बना दी, इसी को बोलते हैं कार्बन नैनो ट्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है, जो साइंटिस्ट ने या फिर जो वैज्ञानिकों ने बनाई है, अभी तक की सबसे खतरनाक चीज है। ये क्या है? सीएनटी क्या है? सीएनटी में आपने क्या किया? ग्राफीन का उपयोग किया है और उसके अंदर खाली जगह छोड़ दी है। इसका मतलब ये जो कार्बन नैनोट्यूब, और सबसे मजे की बात है कि जितने भी ग्रेफीन और ग्रेफाइट होते हैं या फिर कार्बन नैनोट्यूब होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसका मतलब इनको जैव निम्नीकृत किया जा सकता है या फिर ये खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो ये ऐसी संरचनाएं हैं जो बहुत कठोर हैं, खुद ही समाप्त हो सकती हैं, ऊर्जा की सुचालक होती हैं। इतनी सारी पॉजिटिव चीजें आपको ध्यान रखनी है, आगे आपको बहुत काम आएंगे ये। अब देखिए,
वे अनिवार्य रूप से बेलनाकार आकार में मुड़ी हुई ग्राफीन शीट है। सही है। उनका सख्ती से वजन अनुपात उच्चतम होता है, ये भी सही है। वे पूर्ण विद्युत इंसुलेटर कुचालक होती हैं। अब एग्जामिनर आपको ऐसे ही फंसाएगा। अगर यहाँ से एक भी क्वेश्चन आया तो आप ध्यान से मतलब ये मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। वो आपसे पूछेगा कि बताइए क्या जो सीएनटी होते हैं, कार्बन नैनोट्यूब होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल, वो जो जैव निम्नीकृत नहीं होते हैं क्योंकि वो कठोर होते हैं। आप फंस जाएंगे यहाँ पर। आपको लगेगा कि जो कठोर चीज है वो तो बायोडिग्रेडेबल जरूर नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सीएनटी जो है वो ऊर्जा के कुचालक होते हैं, आप बोलेंगे कार्बन से बन रही है, कार्बन के पररूप जो होते हैं वो ऊर्जा के कुचालक होते हैं, केवल ग्राफीन को छोड़ दें, ग्रेफाइट को छोड़ दें। तो हो सकता है कि हाँ कुचालक हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो एग्जामिनर है आपको ऐसे ही फंसाने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कुचालक नहीं होते हैं, मतलब तीसरा गलत हुआ, तीसरा जैसे गलत हुआ, ये आपका आंसर है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़नी है। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर इन्होंने बोला है नैनो पार्टिकल्स के क्षेत्र में किन विशिष्ट नैनो कणों को गर्मी का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की उनकी अनूठी क्षमता के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनोकण नहीं, लोहे के नैनोकण नहीं, चांदी के नहीं, इसका सही आंसर होगा डी। मैं आपको बता दूं, लोहे के जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जो लोहे को तोड़कर छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं जो आपको दिखते भी नहीं है, उनका यूज किया जाता है भूजल। ध्यान से सुनो आप। भूजल जो होता है उसको साफ करने के लिए इसमें यूज किया जाता है। मतलब आपकी बोरिंग को अगर बहुत ही ज्यादा कंटेमिनेटेड है, मतलब प्रदूषित है आपका जो बोरिंग का जल है, तो उसको साफ करने के लिए किसका यूज किया जा सकता है? लोहे के नैनो पार्टिकल्स का। लेकिन अगर मैं बात करूं चांदी के नैनो कण, जिसको बोलते हैं AgNP नैनो पार्टिकल्स, चांदी के नैनो कण जो होते हैं इनका यूज किया जाता है जितनी भी खाद्य वस्तुएं होती हैं जो बहुत महंगी होती हैं, है ना, आपके यहाँ नहीं मिलेंगी ये चीजें। जो बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं या फिर अंबानी अडानी हैं, तो उन ये जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं चांदी के, ये क्या करते हैं, ये खाद्य को साफ करने का या फिर उसके जो बैक्टीरियल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको साफ करने का काम करता है। कुछ ऐसे अनुप्रयोग आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दूसरा पॉइंट जो है इससे वो ये है कि नैनो पार्टिकल्स के अनुप्रयोग भी आपको बताना है। तो ये अनुप्रयोग है। यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन आए आप पे बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम कम है। यहाँ पर इन्होंने बोला है लक्षित दवा वितरण। कुछ ऐसे मतलब नैनो पार्टिकल्स बनाए गए हैं जिनका यूज किया जाता है, आपको फॉर एग्जांपल आपके पैर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, या फिर आपकी हार्ट में, आपके दिल में, हृदय में, आपके हृदय में कोई ट्यूमर है। चलो, ट्यूमर है। अब आपके जो डॉक्टर्स हैं उनको एक ट्यूमर बस यहीं पर एक दवाई पहुंचानी है, वो कहीं और ना जाए, वो पैर तक ना जाए, वो केवल जाए कहाँ पर? हृदय तक। तो इसके लिए नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जाता है और उसमें क्या किया जाता है, लक्षित दवा प्रणाली बोलते हैं, प्रणाली बोलते हैं, जिसको बोलते हैं टारगेटेड ड्रग ड्रग डिलीवरी। तो इसमें एक प्रकार के नैनो पार्टिकल्स का यूज होता है, उसको बोलते हैं डेंड्रीमर। इस ये डेंड्रीमर जहां पर भी डेंड्री शब्द जुड़ जाता है उसको आपको ध्यान रखना है। वो उसमें कुछ इस प्रकार की शाखाएं होती हैं, जैसे कि डेंड्रॉइड्स आपने पढ़ा होगा जो तंत्रिका तंत्र में होता है। कैसा होता है? ऐसे ही होता है ना, डेंड्रॉइड्स पढ़ा होगा आपने तंत्रिका तंत्र। तो डेंड्रीमर जो होते हैं इनके अंदर क्या होती है, कुछ पाइप नुमा ऐसी संरचनाएं होती है जिनके अंदर खाली जगह होती है। इस खाली जगह में दवा भर दी जाती है और इनमें जीपीएस लगा दिया जाता है। हाँ, जीपीएस भी लगाया जाता है। जीपीएस लगाकर इसको वहीं भेजा जाता है जहां पर इसको जाना चाहिए, मतलब ट्यूमर में। तो ये इसका जो मुख्य उपयोग है, ये कौन सा है? डेंड्रीमर है। आपको इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इसको पढ़ सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, सिल्वर। अभी देखिए मैंने आपको बताया था सिल्वर, एजी नैनो पार्टिकल्स, इनका उपयोग किस लिए होता है? चुंबकीय सेंसर के रूप में कार्य करते हैं? नहीं। यूवी विकिरण को अवशोषित करने में? नहीं। उनमें मजबूती, जीवाणुरोधी और रोगाणुरोधी गुण होते हैं। सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी आपको पॉज करके आंसर देना है सबसे पहले। आपके जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं वहां पर भी आपको ये मिल जाएगा। कौन सी अवधारणा एक काल्पनिक विनाशकारी परिदृश्य? अगर आप मार्वल की मूवीज देखते हैं तो आपको इसके बारे में आपने कभी पढ़ा होगा, नैनो बोट्स पढ़ा होगा, सुना होगा आपने, या फिर नैनो पार्टिकल्स पढ़ा होगा, एंड गेम में पढ़ा होगा, है ना? एंड गेम या फिर हम्म, कौन सी थी, जल्दी से बताओ कमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा। अब ये एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं, एक बहुत ही काल्पनिक थ्योरी है जिसका नाम है ग्रे गूथ थ्योरी। ग्रे गूथ थ्योरी ये बोलती है कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने आप को जब अपनी ही प्रतिकृति बनाने लगते हैं, इतनी ज्यादा होशियार हो जाते हैं कि ये नैनो रोबोट्स, जिनको बोलते हैं हम नैनो रोबोट्स,
जब अपनी ही प्रतिकृति बनाने लगेंगे एक समय पर आगे चल के, तो ये क्या करेंगे, दुनिया में जितनी भी भौतिक चीजें हैं उनको खाने लगेंगे। ये काल्पनिक थ्योरी है, मतलब इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, और बहुत ही अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए कि ये सदी का अंत होगा। ऐसा ऐसा माना जाता है, जिसने ये थ्योरी दी है उसने बोला है ऐसा। तो ये जो नैनोबोट्स होते हैं जब अपनी प्रतिकृति बनाने लगते हैं तो ये इतनी ज्यादा मात्रा में अपनी प्रतिकृति बना लेते हैं, एक नैनोबोट्स हजारों लाखों करोड़ों, और हर करोड़ नैनोबोट्स अब आगे चल के करोड़ों नैनोबोट्स बनाते हैं, तो आगे चल के पूरा पृथ्वी इन नैनोबोट्स से भर जाएगा, और ये अपनी प्रतिकृति बनाने के लिए जितनी भी भौतिक चीजें हैं उनको खाना शुरू कर देंगे। इसका मतलब आगे चल के नैनोबोट्स ही नैनोबोट्स नजर आएंगे। इसी को बोलते हैं ग्रे गो थ्योरी। आगे चलते हैं आगे। यहाँ पर भी देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, ये भी आपसे बन जाएगा। नैनो आयरन नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं, लोहे के नैनो कण होते हैं, इनका उपयोग किस लिए किया जाता है, दूषित भूजल का उपचार करने के लिए। कहाँ गया हमारा, कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर का उपयोग करने के लिए, मतलब दो का तो बी, दो का सी होगा, टू का सी केवल एक में है, मतलब इसका आंसर होगा एक। पहले का क्या होगा, सीएनटी मेम्ब्रेन, कार्बन नैनो ट्यूब की एक परत बना दी जाती है। और जब भी मेम्ब्रेन शब्द आएगा, झिल्ली, जब भी झिल्ली शब्द आएगा तो आपको ध्यान रखना है, इसका यूज किया जाएगा मुख्यतः काय में, जल को जल को क्या करने में, शोधित करने में। कौन से जल को, पीने वाले पानी को। तो ये जल अलवणीकरण होगा इसका सही आंसर। तीसरा पढ़िए, नैनो स्पॉन्ज। नैनो स्पॉन्ज का उपयोग किसमें किया जाता है, नैनो स्पंज पानी रक्त प्रवाह से विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करते, स्पॉन्ज होते हैं ये। स्पॉन्ज मतलब क्या होता है, पानी पर तैरते हैं। इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं नैनो स्पॉन्ज पर, जिसमें जितनी भी विकृति होती है या फिर जितनी भी दूषित चीजें होती हैं वो इसमें आके जम जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज स्मार्ट डस्ट। स्मार्ट डस्ट क्या है, ये भी वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी डस्ट या फिर पार्टिकल्स बनाए हैं जिनको खाया जा सकता है। अब बोलोगे आप, भाई कणों को खा रहे हो आप, और वो भी जिसमें डस्ट लगा हुआ है वो। तो ऐसा है कि ये जो स्मार्ट डस्ट होती हैं, कहाँ गया हमारा इसका सही आंसर, हाँ, छोटे वायरलेस सेंसर जिन्हें पर्यावरण या स्वास्थ्य की निगरानी के लिए स्प्रे किया जा सकता है या फिर खाया जा सकता है। इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो, अपनी स्वास्थ्य की निगरानी के लिए इनको इनटेक कर रहे हो, अंदर ले रहे हो, और ये मतलब आसानी से आपके शरीर से निकाले भी जा सकते हैं। तो ये इनटेक करना मतलब खाना, मतलब इनटेक करना, ताकि आपके शरीर में ये जो पार्टिकल्स हैं वो देख सकें कि कोई दिक्कत तो नहीं है, उस पर निगरानी रख सकें। तो ये स्मार्ट डस्ट होती है जो बनाई गई है, और उस पर एक कंपनी काम कर रही है, इसका नाम है हिटाची। आप देख लेना, वही हमारी हिताची हिटाची जो भी है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोनिक सेमीकंडक्टर नैनो मटेरियल्स क्या हैं। प्लाज्मोनिक जो नैनो मटेरियल्स होते हैं, इसका सही आंसर है सी। उनकी सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेमीकंडक्टर होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या काम करेंगे, ये जब भी सौर प्रकाश के रूप के सामने आएंगे तो इनके जो कण हैं वो मूव करने लगेंगे और ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन बस मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पर बता दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भारत में नैनो मिशन कब शुरू किया गया था, तो 2007 में। किस संस्थान के द्वारा, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वांटम डॉट और क्यू एलईडी क्या होते हैं। क्वांटम डॉट डॉट कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं जो कि सेमी कंडक्टिंग विशेषताएं क्या करते हैं, दर्शाते हैं। क्या करते हैं, सेमी कंडक्टिंग की जो विशेषताएं होती हैं वो दर्शाते हैं। तो ये उनके गुण जिसमें उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग भी शामिल होता है, नैनो स्केल पर पूरी तरह से उनकी भौतिक आकार में के आधार में बदलते हैं। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, जो क्वांटम डॉट्स होते हैं ये छोटे छोटे कण हैं, और इन ये अपने जब इनको कणों को परिवर्तित किया जाता है तो इनसे निकलने वाले जो प्रकाश हैं वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा सा कण है तो इसमें से अगर लाल प्रकाश निकल रहा है, तो एक बड़े कण में से हो सकता है कि पीला प्रकाश निकले। तो ये जो डिफरेंस है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, एलईडीज में किया जाता है। क्वांटम डॉट्स का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, एलईडी में। तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम डॉट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, एलईडी में, क्यू एलईडी में किया जाता है। उपयोग क्या है, ये अलग अलग रंग उत्सर्जित करते हैं, यही इनकी मुख्यतः प्रॉपर्टीज है। आपको एक चलो आगे बताऊंगा मैं, अभी इतना ध्यान रखिए। नैनो फाइबर, अब देखते चलिए यहाँ पर आंसर, इस पर ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। पहले इसको ढक लीजिए कहीं पर, नहीं तो बोलेंगे इस तरह आप आंसर दिखा देते हो, ठीक है, भूल जाता हूँ बार बार। यहाँ पर नैनोटेक फाइबर क्या है, नैनोटेक फाइबर क्या है। तो सबसे पहले आपको फाइबर पता होना चाहिए। फाइबर क्या होती है, धागे नुमा संरचनाएं होती हैं।
जितने भी धागेनुमा संरचनाएं हैं उनको फाइबर बोलते हैं। तो सीएनटी आधारित फाइबर है जो कपड़े की धागे जैसा दिखता है और कार्य करता है, लेकिन गर्मी और बिजली का संचालन करने में सक्षम है। लेकिन ये आपको दिखते नहीं है। मजे की बात है कि सीएनटी फाइबर आपको दिखते नहीं है। इनका यूज कहाँ पर किया जाएगा, आप थोड़ा सोच के रखिए। सोच के बताइए। इन मतलब दिखते हैं जब इनको बहुत ज्यादा बल्क मात्रा में बनाया जाता है तो दिखने भी लगते हैं। तो इनका यूज किया जाता है जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं। मैंने अभी बताया था, जितनी भी नैनो पार्टिकल्स या फिर ग्राफीन होते हैं, ये इतने कठोर होते हैं। कितने कठोर होते हैं? 200 गुना होते हैं। किससे? स्टील की कठोरता से। तो इनका यूज कहाँ किया जाएगा? बुलेट प्रूफ जैकेट में किया जाएगा, या फिर बुलेट प्रूफ ग्लासेस में किया जाएगा इसका यूज। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, नैनो पॉल्यूशन, नैनो प्रदूषण। जब ये नैनो कण, अब ये दो प्रकार के होते हैं, अब ध्यान से सुनना आप, ठीक है। नैनो कण जितने भी होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसमें कि आ जाएगा बायोडिग्रेडेबल, जिसको बोलते हैं निम्नीकृत। जैव निम्नीकृत। अरे हाँ ठीक है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है कि जो अपने आप ही क्या हो जाए, निम्नीकृत हो जाए या फिर खत्म हो जाए, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सर अभी तो आपने बताया था कि जो कार्बन नैनो ट्यूब होता है या फिर ग्राफीन होता है वो तो बायोडिग्रेडेबल होता है। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है कि बताइए सभी नैनो पार्टिकल्स जैव निम्नीकृत होते हैं, तो उसको आपको क्या मानना है? गलत मानना है। मैंने कल भी एक आपको प्रो टिप दी थी अपने पेड टेलीग्राम चैनल पर। भाई ये मतलब आप मान के चलिए कि यहाँ पर जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वो गलत होंगे। तो क्योंकि मैंने बताया आपको सभी प्रकार के नैनो पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जब कार्बन नैनो ट्यूब की बात आती है, ग्राफीन की बात आती है, तो ये बायोडिग्रेडेबल है। ये कैसे बायोडिग्रेडेबल है? लेकिन जब मैं बात करूं, कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि लोहे के जो नैनो पार्टिकल्स होंगे, या फिर सिल्वर के, या फिर धातु की जितनी भी धातुएं हैं, उनके नैनो पार्टिकल्स होंगे, तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है दिमाग में। तो क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको मेरी बोली हुई चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। तो इतना आपको समझ में आया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। नैनो पॉल्यूशन शब्द से क्या समझते हैं? तो वही मतलब शब्द से ही समझ में आ रहा है कि नैनो पार्टिकल्स जब बहुत ही ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाएंगे तो वो प्रदूषण का काम करने लगेंगे। वो आपके स्वास्थ्य को हानिकारक प्रभाव भी डाल सकते हैं। जैसे आपके शरीर के आंतरिक भागों में चिपक जाना, या फिर आपकी आंतों में, या फिर आपकी जो श्वास नली है वहां पर फेफड़ों में चिपक जाना, क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नैनो पार्टिकल्स निर्माण, उपयोग और निपटान से उत्पन्न होने वाले विषैले कचरे और उत्पाद को क्या बोलते हैं? नैनो पॉल्यूशन कहा जाता है। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए, नैनो पार्टिकल्स, कोई भी नैनो पार्टिकल्स, ऑप्शन में एक स्टेटमेंट हो सकता है कि कोई भी नैनो पार्टिकल्स प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं ना, प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तो आपको पता होगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारे करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये ध्यान से देखने हैं आपको, 5 या 6 जितने भी आएंगे। करंट अफेयर्स में इफ्को के द्वारा नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, जिसको नैनो डैप बोलते हैं, विकसित करके हाँ, नैनो पार्टिकल्स विकसित करके आधुनिक कृषि में क्रांति ला दी है। पारंपरिक थोक उर्वरकों की तुलना में नैनो उर्वरकों का प्राथमिक लाभ क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले डैप जो है, ये किसने डेवलप किया है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, नैनो डैप। किसने किया है? तो भाई ये किया है इफ्को ने। इसका संयंत्र भारत में कहाँ पर है? पहला, गुजरात में है। ध्यान रखना है आपको। सही है ना? मैं सही हूँ? अगर गलत लगता है आपको तो कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उसको मतलब पिन कर दूंगा आपके कमेंट को। गुजरात में जो नैनो टैप है, इसकी खास बात ये है कि ये लिक्विड फॉर्म में है। कैसा? लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में होने के कारण इसका यूज बहुत कम होता है, मतलब इसको कम यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर तो देखे नहीं अभी हम लोगों ने। सिंचाई में, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं। बेसूखा हो, ये भी नहीं। इसका सही आंसर होगा डी। अधिक नाटकीय रूप से अधिक है और कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, साथ ही मिट्टी और भूजल प्रदूषण को कम करता है। इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां। करंट अफेयर्स में कई क्वेश्चन है। इफ्को ने अपना संयंत्र लगाने की बात की है किसी देश में, नैनो डैप का, नैनो उर्वरक का। वो कौन सा देश है? तो ब्राजील इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नैनो जैन। अब ये मैं इसको बोलूंगा कि आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा नाम को भी ध्यान से डिकोड करना है।
ज़रूरी नहीं है कि आपने कभी ये चीज़ पढ़ी हो, लेकिन हमको पता है नैनो, नैनो से पता है नैनो कोई भी नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल है, और जाइम से आपको समझ में ही आ रहा है कि एंजाइम का यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो नैनोजाइम जो है वो क्या किया जा रहा है, नैनो पार्टिकल्स को एंजाइम के रूप में उपयोग करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जिसमें कि यही सही आंसर है बी। वे असामान्य रक्त के थक्के को प्रभावी रूप से रोकने के लिए प्राकृतिक एंजाइमों की नकल करते हैं। तो बस, तो अब देखिए, अब यहाँ से अनुप्रयोग से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए नैनो पार्टिकल्स का अनुप्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें तो हमने बहुत सारे स्टेटमेंट देख चुके हैं अभी तक कि स्वास्थ्य के रूप में ड्रग डिलीवरी में किया जाता है कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, टीजी डी टीडीडी। हाँ, तो इसमें किया जाता है, साथ में निगरानी करने में किया जाता है आपके स्वास्थ्य की। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन, नैनो पार्टिकल्स द्वारा उत्पन्न एक बड़े वैश्विक खतरे को उजागर करने के लिए ये नैनो पार्टिकल सक्रिय रूप से विशिष्ट द्वितीय जैविक संकट के में योगदान करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, अगर आपकी स्टडी टेबल पर आपके सामने बोतल 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 रखी रखी हुई है जो कि प्लास्टिक की है, तो मैं आपको बोलूंगा प्लीज रिप्लेस इट, इसको रिप्लेस करिए। और मुझे पता है कि हम सभी में से मैक्सिमम लोग, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती जिसकी वजह से हम बॉटल प्लास्टिक बॉटल का ही यूज करते हैं। मतलब आर्थिक स्थिति ठीक होती है लेकिन कौन भाई 300-400 रुपए की मिल्टन बॉटल ले, मिल्टन की बॉटल ले, या फिर कौन स्टील बॉटल पे अपना पैसा खर्च करे। तो मैं आपको बोलूंगा आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं मटके से, किसी भी बर्तन से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप प्लास्टिक बॉटल से पानी पिए, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल से बहुत सारा माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है, माइक्रो प्लास्टिक या फिर माइक्रो जो क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं आपके पानी में। और आपके पानी से वो आपके शरीर में इतने छोटे कण होते हैं जो आपके शरीर में दिखते भी नहीं है। यहाँ पर आप सोचिए कि ऐसे होते हैं कि अ, ना तो दिख रहे हैं, आपको पानी भी एकदम साफ लग रहा है, लेकिन वो आपके शरीर में जाकर बायो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, संचयित होते जाते हैं, बायो एक्यूमुलेटेड होते जाते हैं। और वो अलग अलग जगह पर, जैसे कि आपकी आंतों में या फिर आपके फेफड़ों में, कहीं पर जाकर वो क्या होते जाते हैं, संचयित होते जाते हैं। और आगे चल के ये जो संचयित माइक्रो प्लास्टिक है या फिर माइक्रो बीड्स है, ये किसका रूप लेते हैं, ले लेते हैं, ये रूप रूप ले लेते हैं कैंसर का। तो प्लीज मतलब आप कोशिश करिए कि अपनी जीवन शैली में, अपनी खाद्य पदार्थों में प्लास्टिक को इग्नोर करें, बहुत हद तक इग्नोर करें। प्लास्टिक में कुछ भी गर्म खाना प्लास्टिक की पन्नी में ना लेके रखें, उससे भी माइक्रो प्लास्टिक रिलीज होता है। और ये कैंसर के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैंसर को बढ़ाने में। तो ये थोड़ा सा एक मेरा तरफ से सुझाव है। अब बैक्टीरिया इसका सही आंसर होगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कम करते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है भाई, AMR। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, द्वितीयक जैविक संकट, एक ऐसा जैविक संकट है जो हमारे भविष्य को खत्म करने वाला है। ये मतलब मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि AMR क्या है। आपको होता है जुकाम, आपको होता है जुकाम, आप जाते हैं मेडिकल और आप बोलते हैं मुझे जुकाम हुआ है, और आपका जो केमिस्ट है वो आपको देता है एक एंटीबायोटिक दे देता है। क्या दे देता है, एंटीबायोटिक दे देता है आपकी दवाई के साथ में। और हर एक मतलब झोला छाप डॉक्टर हमारे भारत में भरे पड़े हुए हैं, मतलब हर गली में डॉक्टर हैं। उन डॉक्टर से बचिए। एंटीबायोटिक जो दे दी जाती हैं, उससे क्या होता है, हमारे शरीर में जितने भी माइक्रोबियल्स हैं या फिर जो बैक्टीरियाज हैं, वो क्या कर लेते हैं, इन एंटीबायोटिक्स का ज्यादा यूज करने की वजह से उनके प्रति एक प्रतिरोधी क्षमता डेवलप कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा कि भेड़ आया मतलब भेड़िया आया वाली कहानी हो गई, कि अभी हम उसको जो हमारे अंदर वाली जो बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको प्रतिरोध करते जा रहे हैं, किसके प्रति, एंटीबायोटिक के प्रति। अब क्या होगा, एक समय के बाद ये रिस्पॉन्स करना ही बंद कर देंगे, किसी भी एंटीबायोटिक के प्रति रिस्पॉन्स करना ही बंद कर देंगे आपके शरीर के अंदर के बैक्टीरियाज। इसका मतलब है जब आपके लिए कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी होगी, आपके लिए नहीं किसी के लिए भी, तो वो उसके अंदर की जो बैक्टीरियाज हैं वो किसी भी एंटीबायोटिक के प्रति रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे। इसका मतलब है कोई इलाज ही संभव नहीं हो पाएगा। तो ये है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये भी आपको पता होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हो सकता है नोट्स में मिस हो गया हो, देख लेना, अगर मिस हुआ है तो उस पर भी मैं एक PDF आपको पेड मेंबरशिप को, जितने भी पेड मेंबर्स हैं उनको शेयर कर दूंगा।
करंट अफेयर्स की बात करूं तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन, नैनो अंतरराष्ट्रीय नैनो प्रौद्योगिकी सम्मेलन हमारे भारत में होता है जिसका नाम है 14th बेंगलोर इंडिया नैनो 2026। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी नैनोटेक। थीम क्या रहेगी? ये अगस्त में होने वाला है भारत में, तो ये हर साल होता है बेंगलोर में। इसकी थीम क्या है? ये है एआई बियॉन्ड कंसीव कवरेज एंड कमर्शियलाइज। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित टेक्नोलॉजी का क्या करना, उत्थान करना या फिर इस पर वार्तालाप करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर से है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में परमाणु स्टेंसलिंग स्टांसलिंग पर क्या किया है? अभूतपूर्व तकनीक पेश की है। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है, यहाँ पर दिया हुआ है। आप क्या कर रहे हो? जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है, टीडीडी है, उसमें आप क्या कर रहे हो? सूक्ष्म सोने के नैनो कणों को जोड़ दे रहे हो, पैच कर दे रहे हो। इससे क्या होगा? जो अंदर की जितनी भी जो ट्यूमर्स वगैरह हैं उनको लक्षित करने और उनको ठीक करने में इस पर क्या मिलेगी? उपलब्धि मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां। नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो मटेरियल्स प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। तो वो प्राकृतिक रूप से कौन से नैनो पार्टिकल्स हैं जो हमारे वातावरण में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ज्वालामुखी की राख और समुद्री स्प्रे। ये क्या है भाई? ये है कि हमारे वातावरण में दो प्रकार के नैनो पार्टिकल्स पाए जाते हैं प्राकृतिक, जो हमारे होने से पहले से मौजूद हैं, और दूसरे होते हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित के उदाहरण हमने बहुत सारे देख लिए हैं। सीएनटी देख लिया है हमने, हमने ग्राफीन देख लिया है, हमने फुलेरीन देख लिया है, हमने एजी नैनो पार्टिकल देख लिया है जिसको बोलते हैं चांदी के, हमने सोने के नैनो पार्टिकल्स देख लिए हैं, हमने लोहे के नैनो पार्टिकल्स देख लिए हैं, लौह, ऐसे और भी धात्विक नैनो पार्टिकल्स हमने देखे। हमने देखा डेंड्रीमर्स देखा हमने, जिसका काम क्या है? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करना है। तो ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? मानव के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन कुछ प्राकृतिक नैनो पार्टिकल्स भी होते हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ज्वालामुखी राख और समुद्री स्प्रे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्राफीन ऑक्साइड। ग्राफीन ऑक्साइड क्या है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ग्राफीन जो है, ग्राफीन जल का प्रतिरोध करती है, मतलब हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक। जब भी इसको जल के पास ले जाया जाता है तो जल इससे दूर जाता है, जो ग्राफीन होती है। और जो ग्राफीन ऑक्साइड होता है, ये जल के प्रति क्या होता है? प्रेमी होता है या फिर हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब जल इससे आकर्षित होता है। मतलब जहां पर भी इस ग्राफीन ऑक्साइड का यूज किया जाएगा तो जल उस पर क्या हो जाएगा? अधिशोषित होने की कोशिश करेगा, एब्जॉर्ब होने की कोशिश करेगा। तो यही है इसका सही आंसर। इसका आंसर होगा सी। बस इतना, इतनी बात जानने योग्य है और कोई भी बात यहाँ पर जानने योग्य नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 26वां। ये यहाँ से हमारे यूपीएससी के 10 यूपीएससी पीवाईक्यूज स्टार्ट होते हैं। यूपीएससी पीवाईक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी पीवाईक्यूज हमेशा इंपॉर्टेंस रखते हैं। मतलब अगर 10 साल पहले भी कोई क्वेश्चन आया है तो उसका आज भी उतना ही महत्व है जितना वो 10 साल पहले महत्वपूर्ण था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, और कल मैंने आपको जो प्रो टिप दी थी उसका भी यूज मैं करना दिखाऊंगा आपको, कि साइंस एंड टेक में जितने भी सकती हैं वाले क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा सही होते हैं। साथ में जितने भी क्वेश्चन संभवतः या फिर संभव है ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा सही होते हैं। कैसे? अभी आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। पहला स्टेटमेंट पढ़िए आप। नैनो ट्यूब्स के बारे में पूछा है। कार्बन नैनो ट्यूब, उनका उपयोग मानव शरीर में दवाओं और एंटीजन के वाहक के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है? ट्यूब है जिनके अंदर खाली जगह है। खाली जगह का यूज करके हम यहाँ पर ड्रग्स भर सकते हैं और साथ में इनमें जीपीएस भी लगा सकते हैं। हाँ भाई, जीपीएस भी लगा सकते हैं, इतनी छोटी पार्टिकल्स में भी हम जीपीएस लगा सकते हैं। और इनको कहाँ पर पहुंचा सकते हैं? वहां पहुंचा सकते हैं जहां पर हमको पहुंचाना है। अब यहाँ पर कुछ मत पढ़ो, सकता है, सकते हैं, सकता है, तीनों स्टेटमेंट सही है। एक दो तीन किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन मुझे एक दो तीन तीनों में दिख रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने चौथा पढ़िए आप। कार्बन नैनोट्यूब बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरणीय होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, अभी पढ़ा है हमने, तो इसका आंसर डी। ऐसे ही तो क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा सेम, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए सीएनटी जैव निम्नीकृत होते हैं, ये सही है या गलत है? या फिर ये पूछा जा सकता है कि सीएनटी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उसमें बायोडिग्रेडेबल वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
यह एक द्विआयामी 2D किसके बारे में क्वेश्चन है? ग्राफीन के बारे में। अभी हमने पढ़ा है ग्राफीन हम निकालते हैं कहाँ से? ग्रेफाइट से एक परत के रूप में निकालते हैं जो कि 2D होती है। ये बहुत कठोर होती है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं बोलूंगा सकता है पढ़ते हैं हम, किया जा सकता है। तो ये तो चौथा तो सही होगा ही होगा। अब लेकिन मैं पहला पढ़ूंगा। पहला पढ़िए आप, यह एक द्वितीय सामग्री है जिसमें अच्छी विद्युत चालकता होती है, हम पढ़ चुके हैं। जैसे ही मुझे पता चला पहला सही पहला सही पहला सही, मतलब ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें एक नहीं है, तो हमने इसको क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। अब हमको तीन स्टेटमेंट देखना। दूसरा पढ़िए, यह अब तक परीक्षण की गई सबसे पतली लेकिन सबसे मजबूत सामग्री में से एक है। पढ़ चुके हैं स्टील से भी 200 गुना मजबूत होती है, साथ में बायोडिग्रेडेबल भी होती है। बायोडिग्रेडेबल भी होती है क्योंकि ग्राफीन किससे बन रही है? कार्बन से बन रही है। कार्बन, जितने भी पदार्थ कार्बन से बनते हैं वो बायोडिग्रेडेबल ही होते हैं। ठीक है। तो दूसरा पढ़िए आप, ये वाला दूसरा जैसे ही सही हुआ तो आपका ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब हमको केवल एक, दो और चार में देखना है। तो हम तीसरा पढ़ेंगे ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे हम? तीसरा इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में तीन नहीं है। इन दोनों ऑप्शन में आपको तीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब तीन वैसे भी गलत हो गया। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से सिलिकॉन से बना है, गलत, कार्बन से बना है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। जैसे ही तीसरा गलत हुआ तो इसका सही आंसर होगा बी। बी। क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को यूज कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर हमने एलिमिनेशन मेथड को यूज किया है। कैसे यूज किया है एलिमिनेशन मेथड को? हमने पहले इसको एलिमिनेट किया, फिर इसको एलिमिनेट किया और फिर इसको आंसर लगा दिया। अगला क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के क्या उपयोग किए जा सकते हैं? तो सकती है दिख रहा है, संभव हो गया है। मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मतलब साइंस में अगर ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है तो उसमें जनरली ऐसे स्टेटमेंट सही होते हैं। अब एमपीएसबी का एग्जामिनर भी ऐसा ही होगा, थोड़ा उसने यूपीएससी को फॉलो करना शुरू किया है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि वो थोड़ा सा होशियार व्यक्ति है और इसलिए वो अच्छे क्वेश्चन आपको बना के देगा। क्योंकि मैंने हिस्ट्री के जितने पीवाईक्यूज सॉल्व किए हैं जो कि 2025 में पूछे गए थे उनमें लेवल था। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ हमें अच्छी ही सोच सोच के चलना है, अच्छा ही। तो वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है जो आपका एग्जाम सेट कर रहा है। और अगर उसने ऐसे एक्सपेरिमेंट आपके साथ किए तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, आज भी इतना ही इंपॉर्टेंट है ये जब 2010 में जितना इंपॉर्टेंट था। आप देखो, वे पर्यावरण में जमा हो सकते हैं, नैनो कण बिल्कुल, पानी और मिट्टी को दूषित कर सकते हैं, अभी हमने देखा बिल्कुल प्रदूषण में भी काम होते हैं। सकते हैं आ रहा है ना, ये आंसर होगा। कुछ देखना ही नहीं, खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। किसी मछली ने, मछली के अंदर माइक्रोबीट्स या फिर नैनो पार्टिकल्स चले गए तो उसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन बोलेंगे, जैव संचय बोलेंगे। ये मैं पहले ही अपने एक नोट्स में भी, और शायद मैंने एक नोट्स आपको पीडीएफ शेयर की थी हमारे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर मैंने इसकी परिभाषा डाली है। तो इसके अंदर जब वो माइक्रो प्लास्टिक घुसते गए या फिर चले जाते गए तो वो हो गया बायो संचय। जब उस मछली को किसी अन्य जीव के द्वारा या फिर मानव के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा तो वो माइक्रो बीट्स किसके अंदर आ जाएंगे? मानव के अंदर आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं जैव संवर्धन बोलते हैं। संवर्धन, इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। मैं बता रहा हूँ ये जितनी भी वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो बस। ये दूसरा वाला भी सही हो गया और तीसरा वाला भी सही, ट्रिगर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक, अब यहाँ पर देखिए, ये 2022 का क्वेश्चन है, नैनो पार्टिकल्स के बारे में पूछा गया, मनुष्यों द्वारा बनाए गए नैनो कणों के अलावा प्रकृति में नैनो कण मौजूद नहीं। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? मौजूद नहीं है। अभी हमने पढ़ा था ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से निकलने वाली राख में जो भी कण होते हैं उनको नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ये तो गलत हो गया आपका स्टेटमेंट, पहला जैसे ही गलत हुआ, ये गया ये गया ये गया। मतलब दो और तीन तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, दो और तीन नहीं पढ़ना है। यही एक अच्छे जो एस्पिरेंट की जो मुख्य विशेषता वो यही है कि आपको आपने क्या पढ़ा है उस पर 100% विश्वास रखना है। आपने जो पढ़ा है वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन उस पर आपको 100% विश्वास रखना है कि मैंने पढ़ा है तो पढ़ा है, मतलब मैंने पढ़ा है ये नहीं होता है सही तो नहीं होता है। अब अगर आप एग्जाम हॉल में ऐसे डाउट बना के चलते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को गलत करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नेटाइट कण क्या होते हैं?
मैग्नेटाइट कण, ये वो कण होते हैं जो धातु के घर्षण से उत्पन्न होते हैं, धातु के घर्षण से उत्पन्न होते हैं। तो कुल मिला के इसने ये पूछा है कि बताइए इनमें से कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर घर्षण होता है। तो मॉडर्न के वाहनों में जब ब्रेक लगाते हैं तो घर्षण होता है, होता है। जब घर्षण होगा तो उससे मैग्नेटाइट कण उत्पन्न होंगे और जो प्रदूषण का कारण बनेंगे। फिर मोटर के वाहनों के इंजन में बिल्कुल। घरों में के भीतर माइक्रोवेव स्टोव में नहीं। माइक्रोवेव तो मैंने देखा है कि उसमें वेव्स पर काम करता है। किस पर काम करता है? वेव्स पर काम करता है, मतलब ये तो नहीं होगा। किसी भी प्रकार की यांत्रिकी पर काम नहीं करता है, मैकेनिकल पर काम नहीं करता है, मतलब तीसरा नहीं होगा। तीसरा नहीं होगा तो मैं इसको एलिमिनेट करूंगा। ये गया, ये गया, ये गया। दिमाग ही नहीं लगाना है। चौथा पांचवा पढ़ना ही नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर, ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक एलईडी। ऑर्गेनिक एलईडी अभी हमने पढ़ा था, एक कार्बन क्वांटम डॉट पढ़ा था। क्वांटम डॉट क्या होते हैं? इनके आकार के आधार पर ये अलग अलग प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, जिसकी वजह से इनका यूज किया जाता है किसमें? किसमें यूज किया जाता है? एलईडी में यूज किया जाता है। वैसे ही वो एलईडी है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा, मेरी प्रो टिप को आपको याद रखना है। प्रो टिप मैंने बोला था, जहां भी साइंस एंड टेक में सकता है आएगा या फिर संभव है आएगा, तो वो सही माना जाएगा, क्योंकि विज्ञान में हर एक चीज संभव है। जैसे ही मुझे पता चला सकता है, संभव है, संभव है, तीनों सही। अब पढ़ लीजिए एक बार। ओएलई डिस्प्ले को लचीले प्लास्टिक सबस्ट्रेट पर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। कपड़े से जुड़े हुए रोल अप डिस्प्ले संभव है, बिल्कुल संभव है। जैसे कि जो आजकल वो प्रोजेक्टर आपने देखे होंगे जिनको रोल किया जा सकता है, तो वो भी संभव है। ओएलईडी का उपयोग करके पारदर्शी डिस्प्ले बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है। जा सकती हैं, बनाई गई हैं, ये नहीं पूछा उसने। उसने बोला है बनाई जा सकती हैं, इन फ्यूचर कुछ भी संभव है। अगला स्टेटमेंट, क्वेश्चन। ग्राफीन, फ्लूडी, हनीकॉम्ब जैसी संरचना पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। वक मिन्स्टर फुलेरिंग, इसको और किस नाम से जाना जाता है? C60 के नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है बकी वॉल के नाम से। इसको जाना जाता है कार्बन के अपर रूप के नाम से। तीन कार्बन अपर रूप मुख्यतः पाए जाते हैं, जो कि हैं ग्रेफाइट, हीरा, और तीसरा है हमारा बकमिंस्टर फुलेरिन। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा। 2019 में पूछा गया था। किसी व्यक्ति की स्थान की पहचान करने में, किसी व्यक्ति की नींद की निगरानी करने में, श्रवण बाधितों की सहायता करने में कहाँ कहाँ पर नैनो सेंसर का उपयोग किया जा सकता है? तो ये सही है, तीनों सही है, मतलब सी सही आंसर है। तो अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कराता हूँ, ठीक है? चलो हम रिकैप करते हैं थोड़ा सा, हमने इस वीडियो में क्या क्या चीजें पढ़ी या फिर समझी। तो यहाँ पर हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी कि नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में राख, किसकी? ज्वालामुखी की। धूल कण भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें। मानव निर्मित में क्या क्या आएगा? सीएनटी पढ़ा हमने, हमने पढ़ा ग्राफीन, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, तो उनको आपको एक बार रिकॉल कर लेना है। अब इसमें भी हमने दो चीजें पढ़ी। जब भी कोई भी नैनो पार्टिकल्स होंगे तो वो दो प्रकार के होंगे, जैव निम्नीकृत होंगे या तो गैर गैर जैव निम्नीकृत होंगे। जैव निम्नीकृत मतलब कौन कौन से आएंगे? कार्बन से बनी जितने भी नैनो पार्टिकल्स हैं वो जैव निम्नीकृत होंगे, मतलब सीएनटी हो गया, ग्राफीन हो गया, ये जैव निम्नीकृत होंगे। वहीं अगर जैव निम्नीकृत होंगे, गैर जैव निम्नीकृत में कौन कौन आएगा? इसमें आएगा आपका धातुओं से बनी जितनी भी, धातुओं से बनी, धात्विक, धात्विक जितनी भी मेटेलिक जो भी नैनो पार्टिकल्स हैं वो आएंगे किसमें? गैर जैव निम्नीकृत में। कौन कौन से हैं इसमें? एजी है, एजी नैनो पार्टिकल है, मतलब चांदी का। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज किया जाता है खाद्य पदार्थों को गैर रोगाणु जीवी बनाने के लिए, मतलब कि एंटी माइक्रोबियल्स इसकी क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज होती हैं। वैसे ही अगर गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स का यूज कहाँ पर होता है? कैंसर के उपचार में होता है। अगर मैं लोहे के नैनो पार्टिकल्स की बात करूं तो कहाँ पर होता है इनका यूज? भूजल, भूजल को साफ करने में। अगर मैं बात करूं कार्बन नैनो ट्यूब के आ, झिल्ली का, मेम्ब्रेन का, तो इसका यूज कहाँ पर होता है? जल को साफ करने में, जो हम पीने वाला जल यूज करते हैं उसमें। वैसे ही और क्या पढ़ा है हमने अभी? सारी चीजें हमने लगभग देख ली हैं। तो आपको इस टाइप से चीजों को कंप्लीट करना है ताकि आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन है वो। अब यहाँ से एक चीज और, एक क्वेश्चन और पढ़िए।
अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सभी प्रकार के नैनो पार्टिकल्स, सभी प्रकार के नैनो कण जो हैं वो जैव निम्नीकृत होते हैं, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। सभी प्रकार के नैनो पार्टिकल्स ऊर्जा के सुचालक होते हैं, गलत। सभी प्रकार के नहीं होते। एक्सट्रीम वर्ड ये भी मैंने कल बताया था कि सभी प्रकार के जब भी आए तो वो गलत होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, ध्यान रखना। और यहाँ पर आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उनको बहुत ही अच्छे से रिकॉल करना है, रिवाइज करना है और जुड़े रहना कोरा कागज यूपीएससी के साथ। यहाँ पर कोरा कागज यूपीएससी आपको क्या क्या चीज़ें दे रहा है। हम यहाँ पर आपको फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं सेक्शनल टेस्ट, लगभग बहुत ही हर एक उस टॉपिक के जो आपने ढंग से नहीं पढ़ी है, जैसे कि साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, उन सभी के हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं और बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट है। कोई ज़्यादा उसमें कहानी नहीं है, केवल काम की बात वहाँ पर मैंने डाली हुई है। वो भी आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं। कहाँ पर प्रोवाइड किए हैं? पेड मेंबरशिप में, पेड टेलीग्राम चैनल पर। और हाँ, आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में एक हमारा फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है, बता चुका हूँ ऑलरेडी। कब होने वाला है ये हमारा? ये होगा हमारा 25 से 26 में। इस पर थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूंगा। आपको क्या करना है, बस टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लेना है। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो का अंत होता है और जुड़े रहिए कोरा कागज यूपीएससी पर। ऐसा वीडियो शायद ही नैनो टेक्नोलॉजी पर आपको कहीं पर भी मिलेगा जिसमें पीवाईक्यूज के साथ हमने क्या किया है, करंट अफेयर को मर्ज किया है और करंट अफेयर्स को मर्ज करने के साथ स्टैटिक पोर्शन को लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो ऐसी वीडियोस बनाएंगे हम और उसमें सारी टेक्नोलॉजीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं वीडियो में, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और बहुत लंबा बोलने की वजह से अब एनर्जी हो गई डाउन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।